मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 34, जो कि आपको सोमवार 27 सितंबर 2021 को मिला है और ये हमारे व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य परिवर्तन से संबंधित है। व्याकरण में कुल हमारे 4 ही टॉपिक हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। रस, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य परिवर्तन और पद परिचय। रचना के आधार पर वाक्य भेद से पिछले कार्यपत्रक आपने देखे होंगे और इस सप्ताह आपको वाच्य परिवर्तन से संबंधित ये कार्यपत्रक मिला है। आइए इसे हल कर लेते हैं। वाच्य परिवर्तन से संबंधित आपको कुल 5 प्रश्न मिलने वाले हैं और 5 में से 4 प्रश्नों का सही उत्तर आपको देना है। यानी कि ये जो टॉपिक है वाच्य परिवर्तन, ये हमारा कुल 4 अंक के लिए आने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसको हल करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम वाच्य का अभ्यास करते हैं। वाच्य क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं, वॉइस आपने जरूर पढ़े हैं और वॉइस चेंज भी आप करते हैं। तो वॉइस क्या होता है? कथन होता है। किसी भी बात को हम एक से ज़्यादा तरीके से कह सकते हैं। तो अगर किसी बात को हम इस प्रकार से कह रहे हैं कि वहाँ पर कर्ता की प्रधानता है तो हमारा कर्तृवाच्य हो जाता है। अगर हम किसी वाक्य को इस प्रकार से लिख रहे हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं कि वहाँ पर कर्म की प्रधानता है तो हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। और अगर किसी वाक्य में हमारी सकर्मक क्रिया होती है तो कर्मवाच्य बनेगा, और अकर्मक क्रिया होती है जहाँ पर कर्म होता ही नहीं है और वाक्य को इस तरीके से कहते हैं कि भाव की प्रधानता दिखती है, वहाँ पर क्या होता है? भाववाच्य। तो यहाँ पर आप वॉइस के साथ भी इसको जोड़कर देख सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से परिभाषाएं दी गई हैं। वाच्य के भेद मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले आप कर्तृवाच्य यहाँ पर देख सकते हैं। पहचान के लिए यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि जो हमारी क्रिया होगी वो किसके अनुसार कार्य करेगी? कर्ता के अनुसार। क्रिया का जो प्रभाव है वो सीधा सीधा किसके ऊपर पड़ेगा? कर्ता के ऊपर। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होंगे। यानी कि जो हमारे वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष का परिवर्तन करेंगे वो सीधा सीधा कर्ता के अनुसार परिवर्तित होंगे और कर्ता के अनुसार ही कार्य करेंगे। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देख सकते हैं। मनु ने बच्चों को पढ़ाया। अब पढ़ाना हमारी क्या है? क्रिया। और मनु ने बच्चों को पढ़ाया, तो पढ़ाया यानी कि किसने पढ़ाया? मनु ने पढ़ाया। ये जो हमारी क्रिया है इसका परिवर्तन किसके अनुसार है? मनु के अनुसार है। रमा गीत गाती है। अब कौन गाती है? रमा गाती है। तो सीधा सीधा क्रिया का जो परिवर्तन है, क्रिया का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? रमा के ऊपर। मैं बाजार जाता हूँ, कौन जाता है? मैं जाता हूँ। यानी कि यहाँ पर ये हमारी क्रिया जो है वो सीधा सीधा किसके अनुसार काम कर रही है? हमारे कर्ता के अनुसार। और कर्ता के अनुसार जब क्रिया होती है, कर्ता की प्रधानता होती है और लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार काम करते हैं। मनु ने पढ़ाया तो मनु है तो पढ़ाया। अब रमा लड़की है तो गाती है, लड़की के अनुसार हमारा परिवर्तन हुआ है। मैं जाता हूँ, अब देख सकते हैं। तो लिंग, वचन और पुरुष का परिवर्तन कर्ता के अनुसार होता है। तो ये हमारी किसकी परिभाषा हो जाती है? कर्तृवाच्य की। दूसरा हमारा प्रकार है कर्मवाच्य। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है पहचान के तौर पर, और क्रिया का जो लिंग है, वचन है और जो पुरुष है वो कर्म के अनुसार काम करेगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार काम करता है। यहाँ पर क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि जैसा कि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार काम करते हैं तो कर्तृवाच्य से कर्ता प्रधान है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है। तो यहाँ पर ये हमारे लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार काम करेंगे। जैसे कि पहले के 3 वाक्य जो हमारे कर्तृवाच्य में हमने पढ़े हैं उन्हीं को हमने थोड़ा सा परिवर्तित करके किसमें बना दिया है? यहाँ पर कर्मवाच्य में। मनु द्वारा। अब यहाँ पर मनु के साथ हमने क्या लगा दिया है? द्वारा। बच्चों को पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? बच्चों को पढ़ाया गया। किसको पढ़ाया गया? बच्चों को। तो अब जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार काम कर रही है? कर्म के अनुसार। बच्चे यहाँ पर क्या है? कर्म है। मनु के अनुसार काम नहीं हो रहा है। ध्यान से आप देखिए, वाक्य को हमने अलग तरीके से लिख दिया है। मनु द्वारा, कर्ता के साथ हमने द्वारा लगाया और आगे का परिवर्तन उसी के अनुसार किया। रमा द्वारा गीत गाया गया। अब रमा द्वारा फिर से हमने कर्ता के साथ लगा दिया है। गीत गाया गया। अब गाया गया यानी कि किसको गाया गया? गीत को गाया गया। तो अब यहाँ पर गीत प्रधान है, गीत के अनुसार हमारी क्रिया काम कर रही है। मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है, तो मेरे द्वारा यहाँ पर फिर से द्वारा लग गया है और यहाँ पर जाया जाता है यानी कहाँ जाया जाता है? बाजार। तो अब हमारी जो क्रिया है वो किसके अनुसार काम कर रही है? कर्म के अनुसार।
इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य। ये तीनों उदाहरण हमारे किसके हैं, कर्मवाच्य के। और भाववाच्य देख लेते हैं, तीसरा प्रकार है। इसमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है भाव की प्रधानता होती है और जो हमारी क्रिया है सदैव पुल्लिंग में होती है, यानी कि स्त्रीलिंग में नहीं होगी, एक वचन में होगी और अन्य पुरुष के अनुसार काम करेगी। तो इस बात को विशेष रूप से आपने ध्यान देना है। क्रिया हमेशा, यहाँ पर तो लिंग वचन और पुरुष में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी क्रिया है हमेशा पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन के अनुसार रहेगी और अन्य पुरुष के अनुसार लिखी जाएगी। आइए उदाहरण देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण। उससे हंसा न जा सका, उससे हंसा न जा सका। तो यहाँ पर आपने से लगाया है, उससे, और हंसा न जा सका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी क्रिया है वो भाव के अनुसार है, क्योंकि हंसना अपने आप में अकर्मक क्रिया है। तो जहाँ पर अकर्मक क्रिया आती है वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, भाववाच्य। और कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, से या के द्वारा लगाते हैं। उससे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं से लगाया है। गाया न जा सका, गाया न जा सका। तो गाना अपने आप में क्या है, अकर्मक क्रिया है। गाया न जा सका और यहाँ पर असमर्थता दिखाई गई है। जिन वाक्यों में नकारात्मक और असमर्थता दिखाई जाती है लेकिन साथ में अकर्मक क्रिया होती है, वहाँ पर क्या होता है, भाववाच्य। उससे जाया न गया, उससे से लगा है और जाया न गया। तो क्रिया का परिवर्तन आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्रिया का परिवर्तन आपने देखा, सदैव पुल्लिंग में है, हंसा न जा सका, गाया न जा सका, जाया न जा सका एक वचन में है और अन्य पुरुष के अनुसार काम कर रही है। तो ये हमारे वाच्य के 3 भेद थे। तीनों भेद अगर हम समझ जाते हैं, परिभाषाओं को थोड़ा बहुत जान लेते हैं, तो आइए इनके आधार पर हमारे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर वाच्य परिवर्तन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। दी गई तालिका से वाच्य की पुनरावृत्ति कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प छांटिए। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, फिर कभी देखा जाएगा। वाच्य पहचानिए। फिर कभी देखा जाएगा, तो देखा जाएगा, खाया जाएगा, जाया जाएगा। यहाँ पर कर्ता नहीं है। कई बार हमारे वाक्य में कर्ता नहीं होगा तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा किस तरह का परिवर्तन है, या तो कर्मवाच्य के हिसाब से परिवर्तन है या फिर भाववाच्य के हिसाब से क्रिया में परिवर्तन है। लेकिन देखा जाएगा, देखना अपने आप में क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो इस हिसाब से अगर हम परिभाषा लगाते हैं तो ये हमारा जो वाक्य है यहाँ पर कर्ता नहीं है, लेकिन कर्म की प्रधानता ना होकर यहाँ पर भाववाच्य, भाव की प्रधानता है। फिर कभी देखा जाएगा, और इसको अगर हम कर्तृवाच्य में बदलें तो फिर कभी देखेंगे। फिर कभी देखेंगे ये इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा और फिर कभी देखा जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा, भाववाच्य। तो सही विकल्प क्या है, भाववाच्य। उसके द्वारा निबंध लिखा गया, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो सबसे पहले तो देखें किस तरह का है ये। उसके द्वारा, तो द्वारा लगा है, यानी कि कर्तृवाच्य में द्वारा तो लगता नहीं है, या तो कर्मवाच्य में लगता है या भाववाच्य में। और लिखा गया ये हमारा क्रिया है और निबंध यानी कि कर्म है, तो कर्म की मौजूदगी है तो ये हमारा कर्मवाच्य है। तो दिया किस में है, कर्मवाच्य में, और परिवर्तित किस में करना है, कर्तृवाच्य में। तो द्वारा को हम हटा देंगे क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए। तो द्वारा को हम हटा देंगे और किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। इसको किस तरीके से परिवर्तित करेंगे, उसने निबंध लिखा। यहाँ पर जो काल है उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस काल में हमारा वाच्य दिया गया है उसी काल में हमें परिवर्तन करना है। अब विकल्प देखिए यहाँ पर, वह निबंध लिखेगा। लिखेगा भविष्यत काल तो है ही नहीं, लिखा गया यानी कि भूतकाल की बात हो रही है। तो जो परिवर्तन होगा वो भी भूतकाल में ही होना चाहिए। वह निबंध लिख रहा है, लगातार क्रिया चल रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, लिखा गया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। उसने निबंध लिखा, ये बिल्कुल सही है। उसने निबंध लिखा यानी कि हमारा जो काल है, लिखा गया, लिखा, और उसने द्वारा को हटाकर हमने कर्ता की प्रधानता दिखाई। उसने निबंध लिखा, ये विकल्प सही है। उसने निबंध लिखा होगा, तो इस तरह की क्रिया होगा यानी कि संभावना दिखाने के अर्थ में भी हमारी क्रिया यहाँ पर प्रयोग नहीं हुई है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जिस वाच्य को जिस काल में दिया गया है उसी में आपको परिवर्तन करना है। अपनी मर्जी से आपको काल परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर सारे विकल्प आप देख सकते हैं, सारे हमें सही लग सकते हैं, लेकिन लिखा गया यानी कि लिखा, ये विकल्प सबसे सही है। उन्होंने उछलकर डोर पकड़ ली, कर्मवाच्य में बदलिए। तो कर्मवाच्य में तभी बदलवाएंगे जब आपका कर्तृवाच्य में होगा। तो यहाँ पर से और के द्वारा कर्ता के साथ नहीं लगा है और क्रिया का परिवर्तन भी कर्ता के अनुसार है। तो ये क्या है, कर्तृवाच्य में है और कर्मवाच्य में बदलना है। तो क्या करेंगे, क्रिया के साथ द्वारा लगाएंगे और काल हम परिवर्तित नहीं करेंगे, पकड़ ली उसी के अनुसार हम परिवर्तन करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। उन्होंने यानी बहुत सारे हैं तो हम कह सकते हैं उनके द्वारा, या उनसे भी हम कह सकते हैं।
और उछलकर डोर पकड़ ली, तो उछलकर डोर पकड़ ली गई, तो उनके द्वारा या उनसे उछलकर डोर पकड़ ली गई, पकड़ ली गई। तो यहाँ पर ग विकल्प क्या है, सही है। अब आप परेशान हो सकते हैं बाकी विकल्प को देखकर, बाकी विकल्प जरूर देखना है। यहाँ पर उनसे उछलकर डोर पकड़ी जा रही है, लगातार क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो हमें काल का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली जाएगी, भविष्यत काल में, तो भविष्यत काल की बात भी नहीं हुई है। तो इसी तरीके से आपको सही विकल्प तो लगेंगे, लेकिन काल का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे सही विकल्प कौन सा है, ग। उनके द्वारा या उनसे भी हो सकता था, उछलकर डोर पकड़ ली गई, ये सबसे सही विकल्प है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है और इसमें क्या पूछा गया है आपसे, वे बाग छोड़कर नहीं उड़े, भाववाच्य में बदलिए। तो सबसे पहले तो ये किस में दिया गया है आपका, कर्तृवाच्य में, वे बाग छोड़कर नहीं उड़े, और भाववाच्य में बदलना है तो कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाएंगे और क्रिया में यथासंभव परिवर्तन करेंगे, और जिस काल में वाच्य दिया गया है उसी काल में हम परिवर्तन करेंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। वे बाग छोड़कर नहीं उड़े, तो यानी कि उनसे से लगाना है कर्ता के साथ, बहुत सारे हैं, तो उनसे बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया, नहीं उड़े, नहीं उड़ा गया। क्रिया का परिवर्तन विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ पर काल परिवर्तित नहीं करना। आइए यहाँ पर विकल्प भी देख लेते हैं। वे बाग छोड़कर उड़ते हैं, तो वे के साथ से और के द्वारा नहीं लगा, तो ये तो कर्तृवाच्य का ही परिवर्तन है। वे बाग छोड़कर नहीं उड़ेंगे, तो ये भी कर्तृवाच्य में है, क्योंकि कर्ता के साथ से और के द्वारा जरूर लगाना है अगर हम भाववाच्य या कर्मवाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। उनसे बिल्कुल सही है, बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया, तो काल भी सही है और यहाँ पर परिवर्तन भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प क्या है, सही है। आगे है, चोट के कारण उससे चला नहीं जाता, कर्तृवाच्य में बदलिए। चोट के कारण उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, ये हमारा क्या है, भाववाच्य है, और भाववाच्य से हमें कर्तृवाच्य में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से करेंगे, से को हम हटा देंगे और इस तरीके से लिखेंगे ताकि क्रिया की प्रधानता किसके ऊपर दिखे, कर्ता के ऊपर। विकल्प देख लेते हैं। चोट के कारण वह चल नहीं पाता या सकता, चोट के कारण वह चल नहीं पाएगा, तो पाएगा तो होगा नहीं क्योंकि काल परिवर्तित कर दिया गया है। चोट के कारण उससे चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, तो यहाँ पर भी क्रिया का परिवर्तन देखिए, काल परिवर्तित कर दिया गया है, लगातार क्रिया हो रही है जैसा कि वाच्य में नहीं दी गई है। चोट के कारण वह चल नहीं सकेगा, सकेगा, तो ये भी परिवर्तन बिल्कुल गलत है। तो काल को भी अगर हम ध्यान से देख लेते हैं तो भी हम सही विकल्प के साथ जा सकते हैं। चोट के कारण वह चल नहीं पाता, चला नहीं जाता, चल नहीं पाता या फिर चल नहीं सकता, दोनों ही परिवर्तन क्या है, सही हैं। तो पहला विकल्प क्या होगा, सही। ये कुल हमारे 5 प्रश्न थे जो कि वाच्य परिवर्तन से दिए गए थे, और आप अच्छे से जानते हैं कोई ना कोई गतिविधि तो आपको जरूर दी जाती है। तो यहाँ पर भी एक गतिविधि दी गई है, वाच्य को समझाते हुए एक पोस्टर बनाइए। आप एक सुंदर सा पोस्टर बना सकते हैं जिसमें वाच्य की परिभाषा लिख सकते हैं, तीनों भेदों के बारे में लिख सकते हैं और कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं। इस गतिविधि में आप अपने मित्रों की सहायता ले सकते हैं, तो इस गतिविधि को आप पूरा कर सकते हैं। ये कुल हमारे 5 प्रश्न थे और एक गतिविधि थी। आज के इस कार्यपत्रक में बस इतना ही था। वाच्य परिवर्तन का जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये टॉपिक हमारा पक्का नहीं हो सकता है, तो बार बार अनेक प्रकार के उदाहरणों का आपको अभ्यास करना है। जितने ज़्यादा उदाहरणों का अभ्यास करेंगे उतना ही ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, उतना ही ये आप अच्छे से कर पाएंगे और परीक्षा में हर तरह के उदाहरणों को आप देखकर परेशान नहीं होंगे बल्कि आसानी से हल कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हूँ सभी जानकारी आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।